ठीक भाई, तो आप लोगों ने उस दिन पीडीएफ में कुछ चीज़ें याद की, पीडीएफ को डाउनलोड किया, पीडीएफ दिए थे, देखे कि नहीं देखे? अरे पीडीएफ दिया था ना मैंने, मतलब आपका जो क्लास में जो पीडीएफ था वो आप लोग को ऐप में है, ऐप का एक्सेस है ना आप लोगों को? उस दिन मैंने जो पूछा था उस दिन मैंने सेव करवाया था ना आप लोगों के लिए, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बौद्ध धर्म, वैदिक, जैन इनकी जो बताई थी, ठीक है, उनमें मैंने बोला था ना ये सारी डिटेल्स मैं आपको पीडीएफ में दूंगी, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट को देखे नहीं हो अभी तक के? तो पढ़ना कब स्टार्ट करेंगे आप लोग? चलिए ठीक है, उसको देख लीजिएगा, है ना? वो मैंने सारी चीज़ें आपको दे दी थी, जो भी उस दिन हमने देखा था, साहित्य सभ्यता वाला जो पार्ट था, सभ्यता संस्कृति वाला पार्ट, उस दिन का लेक्चर जो था, अच्छा बस ये डला हुआ है, ये लोगों ने फिर गड़बड़, क्या हुआ उसमें? वो बुद्धिज्म वाला नहीं, ये लोगों ने गलत डाल दिए फिर उठा करके। चलो ठीक है, मैं सामने में सेव की थी, याद है? देख रहे थे मैं कॉपी पेस्ट कर रही थी। अब मैं फिर पूरा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा एक जगह, पता नहीं कहाँ सेव करके रख दिया, मैं तो सेव करके रखी हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं, मैं रिप्लेस करवा दूंगी उसको आपको, ठीक है ना? चलो ठीक है भाई, तो आप लोगों ने थोड़ा सा हिस्ट्री का आउटलाइन समझा, जो उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, उस चीज़ का आइडिया लगा आपको। क्वेश्चन सॉल्व किए गए, किताबें अरेंज की क्या आप लोगों ने? ल्यूसेंट की बुक खरीदे हो? ये लिए, ठीक है, क्वेश्चंस आपके सॉल्व करें, क्वेश्चंस इजी आते हैं हिस्ट्री के। आज हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है? मेरा वही अनुमान है कि प्राचीन भारत से साहित्य, इमारतें, ठीक है, धर्म में वैदिक, बौद्ध और जैन धर्म, इनके ऊपर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे सभ्यता संस्कृति का हिस्सा है, वहाँ से आ सकते हैं। बाकी आपका जो भी आएगा 57 की क्रांति के आगे का आएगा। तो 57 की क्रांति को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 57 की क्रांति से स्टार्ट है आपका, मेन अलग से दिया हुआ है, उसके बाद नेशनल मूवमेंट्स को हम लोग देख लेंगे। ठीक है भाई, तो रिवोल्ट ऑफ 1857, अगर आम एग्जामों की बात करूं मैं तो यही एक वो पार्ट है जहां से यूजुअली लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं। हालांकि पीएससी व्यापम का सिलेबस जो है इसके पहले की जो भारत में अंग्रेज़ों की यात्रा है उसे भी दिखाता है। कहने का मतलब ये कि आपका जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ से लेकर 1857 तक की जो 100 साल अंग्रेज़ों के भारत में रहे, जिसको मैंने उस दिन बोला था मैं एक्शन फेज बोलती हूँ यूजुअली, उसको भी पढ़ना रहता है। बट आपके सिलेबस ने डायरेक्टली 1857 और उसके बाद की कहानी के बारे में पूछा है। तो अव्वल तो ये कि जहाँ पे भी आप पढ़ना शुरू करें तो आपको प्लासी, बक्सर, आंग्ल मैसूर, आंग्ल कर्नाटक, ठीक है, ये सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ों की नीतियाँ, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ नेशनल मूवमेंट्स पढ़ना है, जहाँ तक कि क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, असहयोग, सविनय अवज्ञा, या फिर जो भी घटनाक्रम अंतिम के 4 दशकों में, आज़ादी के पहले के जो 4 दशक थे उनमें चला, संभवतः क्वेश्चन वहीं से आएगा, जो भी 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं। तो 57 की क्रांति क्योंकि ब्रेक थ्रू दिया, उसके बाद से आगे आपको पढ़ना, तो 57 की क्रांति का थोड़ा सा आउटलाइन पढ़ लेते हैं। क्या था, अंग्रेज भारत में प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो 1764 जो बक्सर का युद्ध होता है उससे स्थापित हो जाते हैं। 64 में बक्सर को हराने की, बक्सर में बंगाल के नवाब को हराने के बाद, कोई बता सकता बक्सर के युद्ध में अंग्रेज कौन से बंगाल के नवाब को हराते हैं? प्लासी के युद्ध में किसको हराते हैं? ये तो बचपन में पढ़ते थे। प्लासी का युद्ध 1757, कौन से बंगाल नवाब को हराते हैं? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला सुना है, मीर जाफर, सिराजुद्दौला। मीर जाफर ने धोखा किया था, ठीक है। सिराजुद्दौला को ऐन मौके पर ये बोल दिया अपनी सेना के सामने कि
मेरे राजा ने सरेंडर कर दिया, तो सैनिकों ने भी सरेंडर कर दिया, तो पूरी सेना को अंग्रेजों ने ओवरटेक कर लिया था, याद है मीर जाफर विद्रोही के तौर पर। उसके अलावा फिर जब सिराजुद्दौला हार जाता है तो मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है, और फिर ये मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें मीर कासिम को अंग्रेज पूरी तरह हरा देते हैं। और इस युद्ध में अकेले एक तरफ मीर कासिम नहीं रहता, मीर कासिम के साथ बहुत सारे और लोग रहते हैं, जिसमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी रहता है, दिल्ली का राजा शाह आलम भी रहता है। तो कुल मिलाकर के मुगलों के साथ, अवध के नवाबों के साथ और बंगाल के नवाब के साथ ये युद्ध चलता है, और अंग्रेज क्योंकि इसमें जीत जाते हैं तो वो पूरे क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि भारत पर प्रत्यक्ष ब्रिटिश प्रशासन यानी कि डायरेक्ट ब्रिटिश रूल जो है 1764 में बक्सर के युद्ध जीतने के बाद 1765 में स्थापित हो जाता है। एक संधि होती है जिसको हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि, ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, जिसमें ब्रिटिश सत्ता डायरेक्टली इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाती है। बस वहाँ से फिर रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल का पहला गवर्नर बनता है, और एक एक करके बहुत सारे गवर्नर जनरल आते हैं, और इन लोगों का शासन बंगाल, मद्रास और आपके बॉम्बे वाले प्रांत में आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ से अंग्रेज जो कि व्यापारी बनकर आए थे प्रशासक बन जाते हैं, और इन लोगों का एक ही काम रहता है यहाँ से अधिक टैक्स वसूलना और अपना मुनाफा कमाना। इस चक्कर में अंग्रेज भारत के साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इसका भान उनको स्वयं को नहीं होता। वो ये नहीं देख रहे होते हैं कि हम इन लोगों के ऊपर क्रूरताएं कर रहे हैं, बर्बरताएं कर रहे हैं, ठीक है, इनके बहुत सारे अधिकारों को छीन रहे हैं। कुछ बोलते हैं ना, ज्ञान में कुछ अज्ञानतावश उनको सिर्फ एक ही धुन पड़ी रहती है, व्यापार और करों का मुनाफा, ठीक है, क्योंकि हम उनके अपने नहीं रहते, तो जाहिर सी बात है हमारे वेलफेयर के बारे में उन लोग उतना सोचते नहीं। तो इस वजह से जब से वो लोग डायरेक्टली स्थापित हुए तब से लेकर 1857 तक उनकी कई नीतियों ने भारत को संरचनात्मक, आप कह सकते हैं कि फ़ायदा भी पहुंचाया, ऐसा नहीं है। रेलवे बनाई उन्होंने, ठीक है, उन लोगों ने टेलीग्राफ बनाया, उन लोगों ने रोडें बनाई, उन लोगों ने इंडस्ट्रीज़ बनवाए, उन लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, शिक्षा के स्तर को बढ़ाया, बहुत कुछ अच्छा किया। बट उनकी कई ऐसी नीतियाँ थी, कई उनके ऐसे स्टेप्स थे जिस वजह से भारत में उनके प्रति बड़ा असंतोष जागने लगा, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन जागने लगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी बहुत दशकों से चली आ रही डिससेटिस्फैक्शन या असंतोष की वजह से ये 57 की क्रांति जो है वो फूट पड़ती है। दरअसल 57 की जो क्रांति है वो कोई एक वजह से नहीं होती, देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से आप ये मान के चलिए कि भारतीयों के दिलों में अंग्रेज़ों के लिए ऐसा नफरत का बारूद भर रहा होता है। 57 की क्रांति में एक तात्कालिक कारण आता है जिसकी वजह से उस बारूद पे चिंगारी लग जाती है और वो फूट पड़ती है। तो ऐसा है कि 57 की क्रांति कोई एक तात्कालिक कारण से ही हुई ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे जो दशकों से चला आ रहा था, अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीतियाँ, जिसकी वजह से समाज का हर एक अलग अलग तबका अंग्रेज़ों से नाराज़ था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इनको, मैंने कहा जैसे नफरत की बारूद को चिंगारी मिल जाती है और 57 की क्रांति के रूप में फूट पड़ता है। और यहाँ से अंग्रेज़ पहली बार हमारा एक मास मूवमेंट देखते हैं, पहली बार देखते हैं कि भारत में इतने बड़े लेवल पर भी कोई क्रांति हमारे खिलाफ हो सकती है। छुटपुट विद्रोह वगैरह तो हर जगह हो ही रहे थे, पहले भी हो रहे थे, बाद में भी हो रहे थे। मुंडा विद्रोह सुना होगा आपने, ठीक है, रामोसी विद्रोह सुना होगा आपने, ये तो छोटे छोटे स्तर पर क्षेत्रीय लेवल पर हो रहे थे, पर पैन इंडिया लेवल पर अंग्रेज़ों के खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह संभवतः ये पहला था। इसलिए कई इतिहासकार इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। आपने वीर सावरकर के कथन सुने होंगे, इट इज़ नोन एज द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो यहाँ से हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी बड़े लेवल पर शुरू कर दी और अंग्रेज़ों को भी समझ में आने लगा कि हाँ भाई, इंडिया के अंदर आवाज़ है, ताकत है और उनकी ताकत उनकी एकता है। 57 की क्रांति की सबसे बड़ी बात ही ये थी कि उसमें हिंदू मुसलमानों ने मिलकर के ये युद्ध को किया था, बहुत बड़े लेवल पर प्लानिंग हुई थी और इस वजह से अंग्रेज़ी सत्ता कुछ वक्त के लिए डगमगा ज़रूर रही थी इंडिया में। तो 57 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। वीर सावरकर की इस कथन को याद रखिएगा। साथ ही किताबें, जैसे कि आपने ल्यूसेंट की किताब खरीदी होगी या कोई भी किताब खरीदी होगी, तो 57 की क्रांति को और किसने क्या कहा ऑब्जेक्टिवली उसको भी देख लेना। जैसे वीर सावरकर का मैंने कथन बताया, वैसे किसी ने इसको जनक्रांति कहा, किसी ने कहा ये क्रांति नहीं थी, किसी ने सिर्फ विद्रोह कहा, किसने क्या कहा वाला क्वेश्चन आ सकता है। पहली चीज़ ये। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा बहुत सारे कारण थे, फिर आएगा तात्कालिक कारण। तो कारणों में देख लीजिए कौन कौन से कारण थे। ठीक है,
राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैन्य और तात्कालिक। राजनीतिक कारण ये था कि अंग्रेज ये पूरी तरह बना चुके थे लास्ट तक के, ये 1800 समथिंग स्टार्ट होने के बाद से, कि हम जो अंतिम मुगल शासक है उसकी मृत्यु के बाद मुगलों को आगे बादशाह की उपाधि नहीं देंगे, उनके जो बच्चे रहेंगे उनके पास कोई बादशाह का अधिकार नहीं होगा। और अंतिम मुगल शासक आप जानते हैं बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर की मृत्यु का इंतजार कर रहे थे अंग्रेज। उनका ये कहना था कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता को हम पूरी तरह से एनेक्स कर लेंगे। उनको आदेश भी जारी हो गया था बहादुर शाह जफर को कि आप लाल किला खाली कर दें, लाल किला पे अंग्रेज़ों का कब्जा होगा, आपके बच्चों को युवराज की उपाधि दी जाएगी, बादशाह की उपाधि नहीं दी जाएगी, और आप लोग जाके कुतुब मीनार के पास कहीं रहें। उन लोग उनको कोई एरिया दे रहे थे वहाँ पे, और मुगल सम्राट की जो उपाधि है वो समाप्त हो जाएगी। तो उस वजह से वो पूरा महकमा जो मुगलों के अधीन था वो उथल पुथल हो गई वहाँ पे, कि ये पूरा डायरेक्ट एनेक्स करने के चक्कर में। दूसरा, इसी दौरान 1848 से 54 के बीच में या 56 के बीच में आप देखेंगे डलहौजी इंडिया का गवर्नर जनरल था। 1848 से लेकर 1856 के बीच में डलहौजी इंडिया का गवर्नर जनरल होता है। और आप जानते हैं उसकी बहुत ही विवादास्पद नीति होती है हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें ये नियम रहता है कि अगर कोई राजा की उसकी वास्तविक संतान नहीं है, वास्तविक बेटा नहीं है, तो उत्तराधिकार के लिए वो किसी भी गोद ले हुए बेटे को अपना राजा या युवराज या उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता। उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए राजा की वास्तविक संतान होनी चाहिए। गोद ले हुए बच्चे को आप अपना सक्सेसर नियुक्त नहीं कर सकते, जिसे बोला गया गोद प्रथा निषेध कानून। तो ये गोद प्रथा निषेध कानून के वजह से डलहौजी ने बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। जैसे कि आप देखेंगे कि बघाट, झांसी, नागपुर, ये सब जगह उसने, संबलपुर, ये सब जगह उसने हड़प नीति लगाई हुई थी, जिसकी वजह से त्राही मची हुई थी इंडिया में। अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ बहुत बड़ा जन आक्रोश हो रहा था, ठीक है, क्योंकि ये तो ऐसा हो गया था कि आपका जिस भी रियासत पे दिल आए वहाँ पे, हाँ ये चीज़ फिल्टर थी कि गोद प्रथा निषेध कानून तो हर जगह तो ये केस बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी इसे अमानवीय बता करके लोग विद्रोह कर रहे थे। अब इसी बीच में क्या हो गया, 1856 में डलहौजी ने अपने हड़प नीति में एक बदलाव ये भी कर दिया कि उसने बोला कि गोद प्रथा तो है ही है, उसके अलावा अब मैं हड़प नीति के तहत उन रियासतों को भी हड़प सकता हूँ जहाँ का राजा ठीक से शासन नहीं कर रहा है। अब ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ, अंग्रेज तो किसी भी हिंदू राजा को बोल देंगे तुम ठीक से शासन नहीं कर रहे हो। और उस वजह से 1856 की बात है कि अवध में, आपने नवाब वाजिद अली शाह का नाम सुना होगा, वाजिद अली शाह का नाम सुने, अवध के बहुत फेमस नवाब है, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह अवध के लखनऊ के नवाब थे। उनके ऊपर उसने हड़प नीति लगा दिया। वजह ये नहीं था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, वजह था मिस गवर्नेंस, कुशासन, कि तुम ठीक से शासन नहीं करो इसलिए मैंने हड़प लिया। अब यहाँ अब बोलते ना कि जो पानी है वो एकदम सब्र से सर के ऊपर से चला गया, कि बोले ये क्या बात हुई कि आप बोल दिए राजा ठीक से राज नहीं कर रहा, उसका पैमाना क्या है, पैरामीटर क्या है, तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है कि तुम बोल रहे हो कि वो ठीक से राज नहीं कर रहा है। तो वो जो अवध का मर्जर गलत तरीके से डलहौजी ने किया था, वहाँ से बहुत ज़्यादा आक्रोश आने लगा। मतलब हर छोटे बड़े नवाब राजा को लगने लगा ये तो अगला जिसका ऊपर भी मन आएगा वो उसके ऊपर हड़प नीति लगा देगा, बोलेगा तुम ठीक से राज नहीं कर रहे हो। तो वो जो छोटे छोटे राजा नवाब निज़ामों का थोड़ा बहुत बना के रख रहे थे वो अंग्रेज़ों से कि भाई हमारी सत्ता हमारे हाथ से ना चले जाए करके, वो इन लोगों के विश्वास इनका टूट गया। इनको लगा कि कभी भी डलहौजी हमें हड़प लेगा। तो ये लोग भी कोई ऐसे मौके की तलाश में थे कि कैसे हम अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट होकर कुछ करें। तो राजनीतिक कारण में डलहौजी की हड़प नीति, मुगल सम्राट के पद की समाप्ति, पहले से ही वेलेज़ली की सहायक संधि चलती आ रही थी, आप पढ़ेंगे, जिसमें वो ज़बरदस्ती लोगों को संधि में साइन करने के लिए मजबूर करता था, नहीं करेंगे तो आक्रमण कर देंगे। अब अंग्रेज़ों से उस वक्त कोई जीत सकता नहीं था बक्सर के युद्ध के बाद, इस वजह से सहायक संधि में धीरे धीरे करके सब मजबूरी में सहमति दे रहे थे। तो उनकी जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ थी वो 57 की क्रांति के कुछ कारणों में बहुत बड़ा कारण थी, जिसमें डलहौजी की हड़प नीति, वेलेज़ली की सहायक संधि और मुगल सम्राट के पद की समाप्ति के कारण शामिल है। ठीक है, उसके बाद प्रशासनिक और राजनीतिक एक ही। आर्थिक की बात करूँ मैं तो आर्थिक में ऐसा है कि अंग्रेज एक्चुअली में व्यापारी थे। वो ब्रिटेन से ही परमिशन लेकर के आए थे कि हम इंडिया में व्यापार करेंगे तो जितना भी मुनाफा होगा उसको इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ब्रिटेन में इन्वेस्ट करेंगे, और ब्रिटेन भी जो सरकार है उसके पास इसका ज़्यादातर मुनाफा भेजेंगे।
तो वही हो रहा था, धीरे धीरे करके भारत में ये लोग कमाते थे और पूरा पैसा जो है, अब यहाँ के व्यापारी कमाते तो इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में ही करते ना, रोजगार जनरेट करते हैं, पूंजी बनाते, तो भारतीयों को इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा होता है। बट ये लोग क्या कर रहे थे, कमा यहाँ रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे ब्रिटेन में, जिसकी वजह से भारत का पैसा धीरे धीरे ब्रिटेन में ड्रेन हो रहा था। इसलिए आपने दादा भाई नौरोजी की एक थ्योरी देखी होगी, सुनी होगी, धन के निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने बोला था और बताया था अपनी बुक में, ठीक है, अभी आप बुक का नाम याद न रखें, बुक का नाम था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऐसी किताब लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से इतने 100 सालों के अंदर अंग्रेज़ों ने पूरा जो वेल्थ है वो इंडिया से लेकर के ब्रिटेन को वो अमीर बना रहे हैं और इंडिया गरीब से गरीब होता जा रहा है। आर्थिक नीतियों में ऐसा भी है कि इनकी नीतियाँ बहुत ही ज़्यादा शोषणकारी थी। क्या था, ये जानते थे इंडिया में कि हमारे यहाँ 2 चीज़ें जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। शहरों की अर्थव्यवस्था थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, मतलब कि शहर में 2 मेन उद्योग धंधे थे। एक तो आपका कपड़ा जो है उद्योग, वो कपड़ा उद्योग हमारे सबसे बड़ा उद्योग रहा हमेशा, और दूसरा हस्तशिल्प उद्योग है ना। हमारे यहाँ ज़्यादा मशीनें तो थी नहीं, जितनी भी चीज़ें बनती थी वो हस्तशिल्प ही थी। ये दोनों पर इन लोगों ने अच्छी खासी मार की। अपनी मशीन में चीज़ें जो बनाई जाती थी उनको ला करके यहाँ मार्केट में बेचने लगे। अब मशीन में बनी चीज़ें क्या होती है, एक तो प्रिसीजन भी बहुत अच्छा रहता है उसमें, बारीकी रहती है उसमें, क्वालिटी मतलब आप ऐसा देखोगे तो ज़्यादा इवन रहती है ना, हाथ से जो बनाओगे वो उतने अनइवन रहती है, पर अगर मशीन में बनी चीज़ें रहती एकदम परफेक्ट रहती है। एक तो वो बात, दूसरी बात मशीन में बल्क में प्रोडक्शन होता है तो कॉस्ट भी कम आती है। तो ये लोग अपनी मशीन में बनी हुई उत्कृष्ट वस्तुओं को मार्केट में लाकर बेचते थे, जिससे हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होने लगा, क्योंकि एक तो कीमत कम, ऊपर से ज़्यादा परफेक्ट बनी हुई चीज़ें, जिस वजह से हस्तशिल्पियों को नुकसान उठाना पड़ता, धीरे धीरे वो उद्योग समाप्त होने लगा। दूसरा, टेक्सटाइल में ऐसा हो गया कि उन्होंने देखा यार यहाँ पे कपास के, रेशम के सबसे ज़्यादा जो कपड़े हैं वो यहीं के बिकते हैं, और इन लोगों को अपने कपड़ों को भी यहाँ पे खपाने थे। तो क्या करे इन लोगों ने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। जैसे कि लोग जब कोई भी प्रोडक्ट को इंडिया से एक्सपोर्ट करवाते थे, मतलब जैसे मैं व्यापारी हूँ, अब मेरे कमाई का 2 ज़रिया है भाई। मैंने अगर यहाँ पे कपड़े को बनाया अपनी इंडस्ट्री में, तो मेरा मुनाफा एक तो यहाँ के लोकल कंजम्पशन से, यहाँ के लोग खरीदेंगे मेरे कपड़ा, और दूसरा बड़ा जो मुनाफा होता है व्यापारी को वो विदेश से निर्यात से होता है। हम एक्सपोर्ट करते हैं, उससे हमको व्यापारियों को फ़ायदा होता है। तो अब जब आप एक्सपोर्ट करते हो किसी प्रोडक्ट को, तो शायद आपको पता होगा आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी पटानी पड़ती है, निर्यात शुल्क। जैसे कि मैं कंपनी हूँ, मैं भारत की सीमाओं से बाहर किसी प्रोडक्ट को बेचना जा रही हूँ, तो मैं भारत की सरकार को निर्यात शुल्क पटाऊंगी और उसके बाद उसको मैं बाहर बेच पाऊंगी। अब निर्यात शुल्क में जितना भी पटाऊंगी तो उसको अपनी जेब से तो पटाऊंगी नहीं। जैसे कि इस मोबाइल को मेरे को भारत से बाहर दूसरे मार्केट में भेजना है, मेरे को सिंगापुर में इसको भेजना है, इसकी लागत आई है 10,000 रुपये, और 10,000 के बाद मेरे को इसको बेचना है। अब इसके ऊपर मान के चलो मैंने 3,000 रुपये एक्सपोर्ट शुल्क पटाया, तो मेरे लिए इसकी लागत 10,000 नहीं 13,000 है, क्योंकि 3,000 रुपये मैंने सरकार को भी पटाया। तो अब इसकी कॉस्ट हो गई 13,000। अब उसके बाद मुझे मुनाफा भी कमाना है, तो 2-3 हज़ार मुनाफा कमा के इसको 17-18 हज़ार में बेचूंगी। अगर वो एक्सपोर्ट शुल्क कम होता तो इसका बिक्री का रेट है वो भी कम हो जाता। एक्सपोर्ट शुल्क ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट शुल्क होगा इसका रेट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो होने ये लगा कि अंग्रेज़ों ने भारतीय जो कपड़ा व्यापारी हैं उनके ऊपर 80 से 90% तक टैक्स ठोक दिए। 80-90% समझ रहे हो? जैसे 10,000 के अगर प्रोडक्ट हैं तो उसमें 9,000 आपको टैक्स देना है, यानी लागत 10,000 की जगह 19,000। तो व्यापारी जब उसे विदेश में बेचेगा तो 25,000 में, 10,000 की चीज़ को 25,000 में, तो वहाँ के मार्केट के हिसाब से तो उसका प्रोडक्ट महंगा हो गया ना। तो टेक्सटाइल के मामलों में अंग्रेज़ों ने यही किया। जब हम निर्यात करते थे तो निर्यात शुल्क इतना बढ़ा दिया कि यहाँ के प्रोडक्ट जब विदेश पहुँचते थे तो कोई ख़रीदता ही नहीं था, क्योंकि हमको महंगा करना पड़ता था। और इम्पोर्ट ड्यूटी वो लोग जब अपनी फैक्ट्रियों से बने भारत में लाते थे तो इम्पोर्ट ड्यूटी को लोग लगा 2%, 1%। यानी यहाँ पे आने के बाद इंडियन मार्केट में उनके प्रोडक्ट सस्ते हो गए कपड़ों के और हमारे प्रोडक्ट हो गए महंगे। तो भारतीय को लगा यार विदेशों में बड़े इम्पोर्टेड, आपको कोई इम्पोर्टेड चीज़ लोकल से सस्ती मिले तो अब लोकल लोगे कि इम्पोर्टेड चीज़ लोगे? इम्पोर्टेड चीज़ लोगे। तो लोग उनके पूरे प्रोडक्ट्स को ख़रीदने लगे और यहाँ का टेक्सटाइल मार्केट पूरी तरह से समाप्त हो गया।
तो इस तरह से आप देखेंगे कि हस्तशिल्प उद्योग के जो लोग हैं उनकी समाप्ति, टेक्सटाइल मार्केट की समाप्ति, ठीक है। उसके अलावा इनकी बहुत सारी भू राजस्व व्यवस्थाएं जैसे कि रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ठीक है, आप मेंस में पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। इसके वजह से किसान जो है ऋणग्रस्त होने लगे, साहूकारों से बहुत सारे ऋण लेने लगे, जिसकी वजह से अंततः जाकर की जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी वो भी चरमरा गई। कपड़ा उद्योग अलग नष्ट हुआ, कृषि अलग नष्ट हुई, हस्तशिल्प अलग नष्ट हुआ, पूरी तरह से आर्थिक बर्बादी। ये सब 57 की क्रांति का बैकग्राउंड बन रहा था, ठीक है। इससे लोग जितने व्यापारी थे वो असंतुष्ट। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये सारी चीज़ें आगे तक आपको काम आएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझा दे, ठीक है। ये हो गया आपका आर्थिक, फिर आता है सामाजिक धार्मिक में। 2 मिनट में
ठीक है भाई। तो ऐसा है कि सामाजिक धार्मिक कारणों में अंग्रेजों ने हमारी बहुत सारी प्रथाओं पर अटैक किया था। जैसे इन लोगों ने सती प्रथा को समाप्त किया, आपको पता होगा। विधवा पुनर्विवाह को रीस्टार्ट कर दिया इन लोगों ने, बाल विवाह को समाप्त किया। उसके अलावा बहुत सारी गलत प्रथाएं थी, हम मानते हैं, पर आप उस समय की सामाजिक रीति रिवाज को देखिए ना। अगर आज आप कोई चीज़ को बहुत मन से मान रहे हैं और कोई विदेशी आकर बोलता है कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है आप उनके खिलाफ तो जाओगे ही। कालांतर में हमने समझा कि इनकी बहुत सारी रोकें जायज़ थी, पर उस समय का समाज तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था ना। तो लोग ने सती प्रथा को, दास प्रथा को समाप्त किया, बाल विवाह को समाप्त किया। ये सब कारणों से जो धार्मिक गलियारे के लोग थे वो उनसे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे। तो ये सारे कारण आप देखते हैं कि 57 की क्रांति के पीछे पिछले कई दशकों से, दशक मतलब समझ रहे हो ना, मतलब 1830 से 40 से ये सब चीज़ हो ही रही थी। ठीक है। उसके बाद जो तात्कालिक कारण है आपने सुना होगा वो है चर्बी वाला कारतूस। सुना होगा आपने कि ब्रिटिश जो इन्फेंट्री है, नेवल इन्फेंट्री, यानी कि उनकी जो नौसेना की इन्फेंट्री है, उसमें लोगों ने एक नई बंदूक इंट्रोड्यूस की थी। पहले इनके पास एक ब्राउन बेस नाम की बंदूक थी, उसमें एनफील्ड नाम की एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की थी। उस एनफील्ड नाम की नई राइफल में इन लोगों को एक कारतूस डालना था। ये अफवाह फैल गई थी भारतीय सैनिकों के बीच में कि वो कारतूस के ऊपर जो ग्रीस लगा हुआ रहता है, वो कारतूस ऐसा होता था कि उसके ऊपर एक कैप लगी रहती है, कैप एक ग्रीस से चिपकी हुई रहती थी। वो कैप को आपको मुंह से दांत से खोल करके उस कारतूस को बंदूक के अंदर डालना रहता था। तो ये अफवाह फैल गई थी कि वो जो ग्रीस है, वो ग्रीस जो है वो सूअर और गाय की चर्बी से बना हुआ है। अब क्योंकि वो सूअर और गाय की चर्बी से बना हुआ, ये सुन लिया, तो ना तो हिंदुओं ने उसे मुंह लगाने की बात की, ना तो मुसलमानों ने। सब ने एक सुर में इसका विरोध किया कि नहीं भाई, हम इसे मुंह से लगा करके बंदूक में नहीं डालेंगे। इस वजह से जगह जगह जो सैन्य टुकड़ियां थी अंग्रेज़ों की, वहाँ पर इसके खिलाफ विद्रोह होने लगे कि नहीं, हम इस नई राइफल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमको ये ग्रीस मुँह में टच होता है। तो ये जो था ये हर जगह चल रहा था। सेना के लोग जितने भी उत्तर भारत में थे वो लोग सोच ही रहे थे कि अंग्रेज़ हमें मजबूर कर रहे हैं। ये लोग मना करते थे, अंग्रेज़ उनके ऊपर प्रताड़ना करते थे, उन्हें मारते थे कि तुम ये बंदूक का इस्तेमाल करो, उसके साथ ट्रेनिंग करो, और ये लोग कर नहीं रहे थे। इसी बीच में आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी में, बात है 29 मार्च 1857 की, 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857। तो 29 मार्च 1857 में पश्चिम बंगाल की जो बैरकपुर छावनी थी अंग्रेज़ों की, उसमें एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। सबने तो नाम सुना ही होगा इनका। मंगल पांडे ने जब वहाँ पर ये सारी ज़बरदस्तियाँ चल रही थी कि आप ये इस्तेमाल करो, ये लोग विरोध कर रहे थे, तो इनको प्रताड़ित करते थे वहाँ के सैनिक। तो इस वजह से इन्होंने 2 अंग्रेज़ी सैनिकों को या 2 अंग्रेज़ी पुलिस वालों को वहाँ पे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उन दोनों का नाम था ह्यूसन और बो। ह्यूसन और बो, BAUGH। ह्यूसन और बो नाम के 2 ब्रिटिश पुलिस वालों की मंगल पांडे ने बैरकपुर में हत्या कर दी। अब हुआ ऐसा कि बहुत बड़ी घटना थी जिसकी वजह से मंगल पांडे वहाँ से फरार हुए, लेकिन कालांतर में गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने के बाद 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। आप सोच सकते हैं कितना कम समय है, इतने दिन के अंदर डिसीजन भी हो गया और मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी ह्यूसन बो की हत्या के जुर्म में।
ये बात जो फैली लोगों के बीच में, जो खबर फैली, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा असंतोष जाग गया सैनिकों के बीच की, तो कभी भी हमारे साथ भी हो सकता है। तो मंगल पांडे की फांसी ने एक तरह से इंस्टिगेट कर दिया लोगों को कि अब अंग्रेज़ के खिलाफ हमको कुछ ना कुछ करना है। तो हुआ ऐसा कि सैनिकों ने एक तरह से योजना बनाई कि हम तकरीबन 30 मई 1857 को एक विद्रोह करेंगे। ठीक है, 30 मई 1857 को एक विद्रोह करेंगे, अलग अलग एक सैनिक एक साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी, उत्तर प्रदेश का जो मेरठ होता है, वहाँ की छावनी के कुछ सैनिक चर्बी वाले कारतूस को यूज़ करने से जब मना करते हैं तो उन लोगों को बहुत लंबी कैद हो जाती है, उनमें से कुछ लोगों को आजीवन कारावास हो जाता है। करीब आप देखते हैं 90 से 99 सैनिक होते हैं जो लोग विरोध करते हैं, जिसमें से 70-80 लोगों को आजीवन कारावास हो जाता है। ये वाली सज़ा जैसी सुनाई जाती है तो मेरठ छावनी के बाकी के जितने सैनिक होते हैं वो विरोध करने लगते हैं और 10 मई को सब विद्रोह का ऐलान कर देते हैं। बस ये 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से जो विद्रोह की शुरुआत होती है, इसी तारीख से हम 1857 के विद्रोह की शुरुआत मानते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए एक लाइन में कि कौन सी डेट को ये विद्रोह शुरू हुआ था, तो 10 मई 1857। कहाँ हुआ, तो मेरठ। किस रूप में हुआ, सैन्य विद्रोह के रूप में। 57 की क्रांति सिर्फ सैन्य विद्रोह नहीं था, प्रारंभिक स्वरूप सैन्य विद्रोह था। प्रारंभिक स्वरूप मतलब इनिशियली सिर्फ सैनिक लोग कर रहे थे, धीरे धीरे रानी ऑफ झांसी भी आ गई, ठीक है, तात्या टोपे भी आ गए, पॉलिटिकल लोग, वो जितने लोग जो अंग्रेज़ों से असंतुष्ट थे, जितने भी मैंने कारण बताई, वो सब लोग मौके की तलाश में थे कि कब हमको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिले। और 57 की क्रांति भले ही सैनिकों ने शुरू की, फिर उसको हर किसी ने ज्वाइन कर लिया अपने अपने स्तर। तो वो एक छोटा सा सैन्य विद्रोह जो है वो बड़ी क्रांति का रूप उसने ले लिया। तो इस क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों के द्वारा। ये लोग 12 मई को जाते हैं दिल्ली। दिल्ली में उस टाइम बहादुर शाह जफर रहते हैं। बहादुर शाह जफर को कहते हैं कि भाई हम क्रांति कर रहे हैं, बहुत बड़े लोग हमारे साथ इकट्ठा हो गए, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, हम ये एक उद्देश्य रखते हैं जब इतने सारे लोग इकट्ठा हो ही रहे हैं कि अगर हम सफल हो गए अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने में, तो हमारा मेन मोटिव होगा अब कि हम अंग्रेज़ों को खदेड़ करके बहादुर शाह जफर को दोबारा राजा बनाएंगे। वो बहादुर शाह जफर से आग्रह करते हैं कि आप दोबारा राजगद्दी संभालने के लिए हमारी मदद करिए, मुगल सम्राट को दोबारा स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जितने लोग रहते हैं, झांसी की रानी, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ये सब लोग जाकर के बहादुर शाह को अपना लीडर घोषित कर देते हैं और यहाँ से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और फिर पूरे उत्तर भारत में और मध्य भारत में आप देखेंगे कि अलग अलग जगह युद्ध होते हैं। ठीक है, झांसी में लड़ रही होती हैं रानी लक्ष्मीबाई, तो ग्वालियर में लड़ रहे होते हैं तात्या टोपे, तो कानपुर में लड़ रहे होते हैं नाना साहेब। आपको यहाँ पर एग्जाम पर्पस की बात याद रखनी है कि कहाँ से किसने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया, ये क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, जैसे कि आपको ये चीज़ एक चार्ट में मिल भी जाएगी। ठीक, दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो वहाँ के मेन नेता थे बहादुर शाह जफर, और जिस अंग्रेजी अधिकारी के खिलाफ उन्होंने ये युद्ध किया वो था निल्सन और हडसन। ये दोनों याद रखने की ज़रूरत नहीं, बट वो जो 3 कॉलम है वो याद रखें तो बेहतर है ऑब्जेक्टिव के पर्पज से। ठीक है, दिल्ली के मेन 57 की क्रांति के नेता ये, कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी और ग्वालियर दोनों में रानी लक्ष्मी और तात्या टोपे मिलकर लड़ रहे थे, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बरेली में खान बहादुर खान। ये पूछता है आपसे ना कि 57 की क्रांति में किसने कहाँ पार्टिसिपेट किया था। और अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो फिर ये आता है कि अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था। जैसे झांसी की रानी ने झांसी में ह्यू रोज के खिलाफ लड़ा था, ऐसा हर कोई जानता है। वैसे दिल्ली एक याद रख लेना और झांसी याद रख लेना कम से कम, कि दिल्ली में निगलसन और हडसन के खिलाफ और ग्वालियर और झांसी दोनों में ह्यू रोज के खिलाफ ये युद्ध चला था। बाकियों की याद कर पाए तो ठीक, वरना उतना ज़रूरी नहीं। तो ये सारे हिंसात्मक विद्रोह चले, देखो कोई 11 मई 57 से लेकर 20 सितंबर तक चला, कोई 57 से शुरू हुआ तो 58 तक चला। ये रीजनल लेवल पर है, उसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, नेता बस याद रखना है आपको। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अंततः जाकर 58 तक मैक्सिमम ये युद्ध हो जाता है समाप्त। हर जगह जो भी हिंसात्मक विद्रोह होते हैं वो पूरी तरह से धराशायी हो जाते हैं। हर एक नेता जो 57 की क्रांति में हिस्सा लेता है हार जाता है। अंग्रेज़ी जनरल्स इतने मजबूत होते हैं ना, ये कैम्बेल, नील, निगलसन, ह्यू रोज,
ये लोग इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं, ये लोग अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से युद्ध जीत करके आए रहते हैं, जो कि बहुत बड़े स्तर पर क्रांति हुई रहती है। तो इन लोग को युद्ध का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से ये लोग जीतते हैं। और यहाँ पे ये जितने नेता होते हैं, तात्या टोपे, झांसी की रानी, ये लोगों को कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं रहता। इस वजह से ये युद्ध जो है पूरी तरह से अंग्रेज़ों के फेवर में जाता है। ये युद्ध नहीं, क्रांति, ठीक है। तो 1857 की क्रांति एक पूरी तरह से विफल क्रांति मानी जाती है। किसी को कुछ नहीं मिला, न झांसी की रानी को उनकी झांसी वापस मिली। तात्या टोपे क्यों शामिल हुए थे पता है? अंग्रेज़ों ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी, तो वो भी नहीं जीते, उनको पेंशन भी नहीं मिली वापस। मतलब जो अलग अलग कारणों से शामिल हुआ था, कोई कारण की पूर्ति नहीं हुई। बहादुर शाह जफ़र जो हैं वैसे 82 साल के हो चुके थे जब उनको नेता बनाया गया था। 82 साल। वो पहले अपने रहते नहीं उनको कोई दिलचस्पी थी, वो तो जफ़र नाम से शायरी से लिखते रहते थे। उनको अचानक बोल दिया अब तुमको मुगल सत्ता फिर संभालनी, कब्र में पैर लटके हुए हैं और बोल रहे फिर से संभालनी। तो एक वीक लीडरशिप को आपने चुना था, वो सबसे बड़ी खामी थी इंडिया की, ठीक है। और उनको फिर रंगून डिपोर्ट कर दिया गया। हालांकि बेचारे अंतिम सांस तक लड़ते रहे वो, उनकी सभी बच्चों को अंग्रेज़ों ने मार दिया था, बेटों पोतों को सबका सर कलम कर दिया था अंग्रेज़ों ने। अकेले वो बच गए थे बहादुर शाह जफ़र, जिनको रंगून डिपोर्ट कर दिया गया, वहीं पर उनके अंत में जाकर मृत्यु हो जाती। तो इस तरह से मेन लीडर भी मारा जाता है, बाकी सारे मेन लीडर्स भी मारे जाते हैं। झांसी की रानी की हीरोज़ तारीफ़ ज़रूर करता है, मौलवी अहमदुल्ला शाह की तारीफ़ ज़रूर होती है, बस तारीफ़ होती है। जैसे मैंने आपको हरा दिया तो मैं तारीफ़ किया, बड़े अच्छे से लड़े लेकिन हार गए, वैसा टाइप का होता है। तो इस तरह 57 की क्रांति पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के फेवर में आती है। हारने के कारण, यानी 57 की क्रांति की विफलता के कारण क्या है? सबसे पहली बात तो प्री प्लान डेट में शुरू नहीं हो पाई। अचानक से 10 मई को फूट पड़ी मेरठ में। अब उस टाइम व्हाट्सएप तो था नहीं कि वी रिवोल्टेड ऐसा लिख दिया उन लोगों ने, और हर जगह जो है सब एक्टिव होकर रिवोल्ट नहीं, वहाँ से दूसरी जगह सूचना पहुँचते तक, जब तक सैनिक प्रिपेयर हो पाते तब तक अंग्रेज प्रिपेयर हो पा रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि एक साथ अगर क्रांति शुरू हुई रहती तो शायद नतीजा कुछ और रहता। दूसरी विफलता का सबसे बड़ा कारण था वीक लीडरशिप। ना केवल बहादुर शाह जफ़र बल्कि जो जितने रीजनल लीडर्स थे वो अंग्रेज़ों के सामने बहुत कमज़ोर थे। तीसरा वीक आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कमज़ोर सैन्य संगठन। अंग्रेज़ों के पास हथियार, बारूद, हर चीज़ हमसे बेहतर थी। वो लोग अभी भी, हम तो तीर से भालों से तलवारों से लड़ रहे थे, उन लोगों के पास तो राइफल्स थी ना, जहाँ से सब युद्ध शुरू हुआ। उनके पास बेहतर हथियार थे, बेहतर सेना थी, संख्या ज़्यादा थी, बेहतर लीडर थे। तो कोई उसमें आप बहाने नहीं बना सकते। वाकई में उन लोग बेहतर थे हर जगह। और युद्ध एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, लीडर्स के बारे में बात करें, सब चीज़। उसके अलावा हमारे यहाँ इतने सारी एकजुटता होने के बावजूद कई ऐसी देशी रियासतें थी, जैसे पटियाला, जद, नेपाल, 2-3 ऐसी देशी रियासतें थी जिन्होंने हमारे लोगों का साथ नहीं दिया, अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो कुछ अपनों का साथ नहीं हो पाना भी हमारी विफलता का कारण बना। और तयशुदा डेट में युद्ध का समाप्त या युद्ध का स्टार्ट नहीं हो पाना भी इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो इस तरह से 57 की क्रांति विफल हो गई। लेकिन हाँ, आज हम उसको पहले क्रांति के रूप में पढ़ते हैं जिसने स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया। उसकी वजह यह है कि इससे प्रेरणा लेके आगे की सारी क्रांतियाँ हुई। आप ये बोल सकते हैं कि इसने अंग्रेज़ों को इंडिया से खदेड़ने में ज़्यादा सफलता हासिल नहीं की, लेकिन इस टाइम पे जितने भी नेता थे उन्होंने अपना जो शौर्य दिखाया, जो एकजुटता दिखाई, उससे ही प्रेरित होकर हमारे बड़े बड़े जितने भी आगे के फ्रीडम फाइटर्स हैं उन लोग बड़े हुए और उन लोगों ने अपने युद्ध को आगे बढ़ाया। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 1857 की क्रांति एक तरह से नींव का पत्थर साबित हुई, जिसमें आगे के पूरे राष्ट्रीय आंदोलनों की इमारत को खड़ी किया गया है ना। तो 1857 का रिवोल्ट जो है तात्कालिक रूप से असफल था। हालांकि अंग्रेज अलर्ट हो गए थे जब उन्होंने देखा हम सफल तो हो गए भाई, लेकिन अगर वो एक साथ युद्ध कर देते, एक साथ क्रांति कर देते तो हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो थे मुट्ठी भर और हम थे बहुत ज़्यादा संख्या में। एक साथ अगर आक्रमण करते तो क्या कर लेते वो लोग। इसलिए वो लोग क्या करते, 57 की रिवोल्ट का सबसे बड़ा जो प्रभाव आप समझते हैं, ध्यान रखना, भारत में कंपनी शासन अंत हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही होती, सबको पता है, वही व्यापारी बनकर आई हुई रहती है। ब्रिटेन के नाम से, ब्रिटेन से कंपनी आई हुई रहती है जो व्यापारी रहती है, और 1757 में प्लासी, बक्सर सब वही जीतती है, और अंत में जाकर के आप देखते हैं कि 1857 तक उसी का शासन चल रहा होता है। ठीक है, कंपनी से आपका परमिशन लेती है और इसका शासन चल रहा होता है। लेकिन अब ब्रिटेन में बैठे क्राउन को ये लगने लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं संभाल सकती,
उसने अपने नाक के नीचे इतनी बड़ी क्रांति होने कैसे दी? इस वजह से 1858 में ही, यानी 57 की जस्ट अगले साल 1858 में ही एक एक्ट आता है, भारत सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है और भारत का पूरा प्रशासन चला जाता है क्राउन के हाथों में। तो आपने कभी सुना होगा भारत में क्राउन रूल शुरू हो जाता है 1858 से। तो 1858 से 1947 तक के जो आप अंग्रेजी राज देखते हैं, इसमें कंपनी रूल नहीं कर रही होती है, वहाँ की सरकार डायरेक्टली रूल कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं क्राउन रूल। तो 57 की क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव यही था कि कंपनी शासन से हमको मुक्ति मिलती है, क्राउन शासन के अधीन। आप कहा कि हमको थोड़े दिन लगता है कि सब सही चल रहा है, फिर बाद में पता चलता है कि वो लोग भी सही नहीं। ठीक है, तो ये आपके 1857 की क्रांति। इसमें याद रखना कि जब 57 की क्रांति हुई थी तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के वाइसरॉय थे। ठीक है, आपको तो छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ना है, जैसे नेताओं के नाम। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1858 का एक्ट आया, कंपनी शासन समाप्त हो गया, ये इसका मेन प्रभाव था। क्लियर है चीज? ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना है अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब इसके बाद क्या है, इससे प्रेरणा लेकर के बहुत सारे आंदोलन आगे होने लगे। छोटे छोटे पार्टीज जो नेता हैं, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ये लोग ने बनाने लगे। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, ऐसे नाम के बहुत सारे आपकी दल ये लोग बनाने लगे, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को आगे बल मिल सके। लेकिन फिर इनमें सबसे जो सफल पार्टी बनती है वो बनती सन 1885 में कांग्रेस में। सारे पढ़े लिखे मिडिल क्लास नेता एक साथ आते हैं और एक नेशनल प्लेटफॉर्म की स्थापना करते हैं जिसका नाम है कांग्रेस, और वो कांग्रेस के जरिए इंडिया के पूरे नेशनल मूवमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका ये जो पूरा सिलेबस है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कांग्रेस से ही आ सकते हैं। ये कांग्रेस के जरिए जो नेशनल मूवमेंट्स है उसी से आ सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को भी मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ। देखिए, ये जो मैं आपको बता रही थी कि कांग्रेस की पूर्व भी बहुत सारे आयोग बनते हैं। ये 38 में जमींदारी एसोसिएशन, 43 में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, 67 में, 75 में किसने बनाया, कब बनाया, ये वाली लिस्ट आपको हर बुक में मिल जाती है। ठीक है, उसे याद कर लें। कांग्रेस से पूर्व कौन कौन सी संस्था बनी हुई थी, उसके मेन हेड्स कौन कौन थे, इनको पूछता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कांग्रेस। तो भाई कांग्रेस की स्थापना हुई सन 1885 में। कहाँ हुई? तो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कितने लोगों ने की? 72 लोगों ने। कांग्रेस जो पार्टी है उसके फाउंडेशन किया था 72 लोगों ने। ये 72 पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, ये सारे लोगों ने मिलकर के कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, तिथि अच्छे से याद रखें, 28 दिसंबर 1885। 72 लोगों ने गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में स्थापना की। जिस समय स्थापना हुई उस वक्त इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन थे। ये सारे क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव में याद रखना। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई। और इस पूरे कांग्रेस की जो रूपरेखा है, जो पूरा ड्राफ्ट है कि कैसे रहेगी कांग्रेस, वो आपकी बनाई थी एक ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ने, जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे हम A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, कांग्रेस एक्चुअली में भारतीयों की दिमाग की उपज नहीं थी, अंग्रेज़ों की दिमाग की उपज थी। वे चाहते थे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंडियंस बना लें जिससे उनकी बातें सीधे साथ तरीके से हम तक पहुँचे कि कहाँ किसको नाराज़गी है हमसे। तो ये पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग वैसे भी अंग्रेज़ों पर यकीन करते थे, तो इन लोग A.O. ह्यूम की बात पर आ गए और उन लोग ने कांग्रेस की स्थापना कर दी। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना की डेट, प्लेस, ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। 28 दिसंबर लॉर्ड डफरिन के टाइम पर बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर पूरा नेशनल मूवमेंट जो है इसी के इर्द गिर्द घूमता है। अगर आप देखते हैं तो जो पूरा नेशनल मूवमेंट है, इसके 3 चरण हैं। सबसे पहला चरण है आपका नेशनल मूवमेंट का, आपको उस दिन बताया भी था मैंने, 1885 से लेकर 1905, जिसे हम कहते हैं उदारवादी चरण, इंग्लिश में हम कहते हैं मॉडरेट फेज। दूसरा होता है आपका 1905 से लेकर 1920, जिसे हम कहते हैं उग्रवादी चरण।
जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज। तीसरा होता है आपका 1920 से लेकर के 1947, जिसे हम कहते हैं गांधीवादी चरण, गांधीयन फेज। ठीक है, और आपके जितने नेशनल मूवमेंट जो आपके सिलेबस में है वो इन तीनों में से किसी चरण में आएंगे। एक्चुअली ये 3 सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना से लेकर आज़ादी तक है, हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी उसको हमने 3 चरणों में बांट दिया। पहले उदारवादी चरण, फिर उग्रवादी चरण, फिर गांधीवादी चरण। तीनों चरणों में डिफरेंस ये है कि उदारवादियों में ज़्यादातर पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग थे जो अंग्रेज़ों पर बहुत भरोसा करते थे, और वो लोग कोई भी हिंसात्मक रवैये को अपनाते नहीं थे, अंग्रेज़ों से अपनी बात रखते थे। ठीक है, आपने कभी सुना होगा PPP, प्रेयर, प्रोटेस्ट एंड पिटीशन। ये उदारवादियों का एक फॉर्मूला था, PPP। पहले आप प्रेयर करोगे, ठीक है, मतलब आप बोलोगे, विनती करोगे कि भाई हमारा ये वाला काम कर दो। अंग्रेज नहीं करेंगे तो पिटीशन दायर करते थे, कोर्ट में लीगल कार्रवाई करते थे। ठीक है, लोग ने मौका दिया है कि आप अगर हो विक्टिम तो आप लीगल दायर करो, उसमें भी नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है कि अंग्रेज वहाँ पे धांधली कर रहे हैं, तो फिर ये लोग प्रोटेस्ट करते थे। तो प्रोटेस्ट भी ऐसा हिंसात्मक नहीं होता था। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत मना कर दिया कि भाई हम बॉयकॉट करेंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे अंग्रेज को लगे कि हाँ हम नाराज हैं। हिंसा इनके पूरे आइडियोलॉजी में कहीं थी ही नहीं। तो शुरुआती चरण जो कांग्रेस का था, जो विचारधारा पर चले, उसे उदारवादी विचारधारा बोलते हैं, जिसमें ये लोग की सोच बहुत लिबरल थी। इन लोग बहुत मॉडरेट तरीके से काम करना चाहते थे, अंग्रेजों के ऊपर कोई भी चीज़ का अत्यधिक प्रेशर नहीं डालना चाहते थे, वायलेंस की कोई जगह नहीं थी। तो ये उदारवादी, और जितने मैंने आपको 72 लोग बताए सब उदारवादी थे, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, जितने भी लोग। ठीक है, तो ये उदारवादी चरण। इस बीच में कुछ भी इंपॉर्टेंट घटना आपके लिहाज से नहीं होती। उसके बाद सन 1905 आता, 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन कर देता है। वहाँ से उदारवादियों की विचारधारा का खंडन करना इंडियंस शुरू कर देते हैं। बोलते हैं कि तुम्हारे विचारधारा पर चल के हमको क्या मिला, एक बटा हुआ बंगाल। बंगाल जो कि पूरी तरह से केंद्र था भारत की इस राजनीति का, उसको ही अंग्रेजों ने बांट दिया। तो उदारवादी तो पूरे विफल दिख रहे हैं। तो कांग्रेस के अधीन जो नए लोग आ जाते हैं वो लोग बोलते हैं कि भाई नहीं, अब हम उदारवाद, और बोलते हैं इन लोगों को भिक्षावृत्ति नहीं करने वाले, अब हम अपने अधिकार को छीनेंगे, और छीनने के लिए हिंसा करना जरूरी। तो 1905 से 1920 के बीच में चलता है उग्रवादी चरण, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज, जिसमें आपको नरम दल गरम दल में गरम दल ज्यादा हावी होता दिखेगा, जिसमें लाल बाल पाल थे और बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां इसी बीच में हुई। इस बीच में आपके सिलेबस में 1905 का बंगाल विभाजन है। ठीक है, उसके अलावा सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, स्वदेशी आंदोलन है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था वो है, उसके बीच में होम रूल आंदोलन भी है। ये 2-3 चीजें आपके सिलेबस में मेंशन्ड। ठीक है, तो इस बीच में ये स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन और होम रूल आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियां, ये चीजें पढ़नी है। उसके बाद गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है सन 1920 में, असहयोग आंदोलन, और वो इतना सफल रहता है, सफल का मतलब अंत में जाकर उन्हें गांधी जी वापस कर लेते हैं, लेकिन इतना है कि उसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि उसके बाद से भारत की राजनीति गांधी जी की इशारों पर नाचने लगती। तो इस तरह से सन 1920 से लेकर 1947 तक के, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, ठीक है, चाहे कोई भी छोटे बड़े निर्णय हो, हर जगह मेन लीडर, मेन विचारधारा जिनकी चल रही थी वो थे गांधी जी। तो ये इस वजह से पूरे 1920 से 47 के काल को हम कहते हैं गांधीवादी काल। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो आपके जितने भी नेशनल मूवमेंट्स आप देख रहे हैं उसमें ये सारे हैं। तो इसमें पहली बात तो मैं आपको क्रम बता देती हूँ कि आपको ना इसमें जो भी आपको मैंने बोला ना ल्यूसेंट में ये दोनों काल को अच्छे से पढ़ लेना, उसमें क्या क्या पढ़ना रहता है। जैसे सबसे पहले आपको बंगाल विभाजन पढ़ना रहता है, ये वाले फेज में एक बंगाल विभाजन, ठीक है, दूसरा स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, तीसरा अगर आप देखेंगे तो होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन, ठीक, और चौथा क्रांतिकारी गतिविधियां। ये जो दूसरा फेज है उसमें ये चारों बातें आएंगी। फिर जो अंतिम फेज है उसमें लाइन से अगर आप देखेंगे तो 1920 में अगर आप देखेंगे तो 5वां पॉइंट हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में ही आपका आ जाएगा चौरी चौरा कांड, ठीक है। छठा आ जाएगा आपका स्वराज दल, स्वराज दल। फिर आ जाएगा आपका
HRA, HSRA, ये जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों का जो एसोसिएशन था, मैं आपको क्रोनोलॉजिकली बता रही हूँ ना, जैसे स्वराज दल 1923 में बनता है, 1924 में HRA बनता है, 1928 में HSRA, से क्रमानुसार जब इस आप गांधीयन फेज को पढ़ोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपके सामने आएंगे। उसके अलावा 8वां पॉइंट आ जाएगा साइमन कमीशन, ठीक है। फिर आपका जो 9वां पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सीधा सीधा सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा के बाद जो अगला टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा आपका गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड बोला जाता है इसे। फिर अगला आ जाएगा पूना समझौता, पूना समझौता, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका 19वां पॉइंट अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। फिर 20वां पॉइंट आ जाएगा आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर 21वां पॉइंट आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। 22वां पॉइंट जो आ जाएगा क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, ठीक है। उसके बाद इधर लिख दे रही हूँ 23वां जो पॉइंट है वो आ जाएगा कैबिनेट मिशन, 24वां जो पॉइंट है वो आ जाएगा वेवेल की योजना और शिमला सम्मेलन, 25वां पॉइंट आ जाएगा स्वतंत्रता, और इसी बीच में 26वां पॉइंट आ जाएगा आजाद हिंद फौज। ये जो मैंने आपको 26 टॉपिक बताए हैं, संभवतः क्वेश्चन इसी बीच से आता है, ठीक है। मतलब जो आपका उग्रवादी चरण है उसमें बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल और क्रांतिकारी आंदोलन, और उसके बाद गांधीवादी काल में ये सारे असहयोग, स्वराज दल, HRA, HSRA, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा, गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड, पूना समझौता, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवेल और स्वतंत्रता। ये मतलब आप मान के चलो बाकी के जो टॉपिक्स हैं ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस आने। तो गांधीवादी चरण में जो आप देख रहे हैं मेन टॉपिक्स उसी में आते हैं। पूरा घटनाक्रम मैंने एक क्रोनोलॉजी में लिखा है, मैंने रैंडम नहीं लिखा है, एक के बाद ये घटनाएं होती गई। तो वो घटनाएं कब हुई, कहाँ हुई, समझौता हुआ तो किसके बीच में हुआ, गोल में सम्मेलन हुआ तो कहाँ हुआ, किसने किसने पार्टिसिपेट किया, ऐसे ही प्रश्न आपसे बनते हैं। जब आप घटना चक्र सॉल्व करोगे तो इन्हीं चीज़ों पर आपको फोकस करना है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक। और ल्यूसेंट की बुक अगर आपने देखा होगा तो गांधीवादी चरण में ये पूरा क्रमानुसार ये सारी चीज़ें एक के बाद एक दी गई, ठीक। उसके अलावा क्योंकि ये तो आपको मैंने बता दिया, कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस हर साल एक वार्षिक अधिवेशन करती थी, एक नेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस, जैसे आपने सूरत अधिवेशन सुना होगा जिसमें नरम दल गरम दल एक अलग हो गए थे, लखनऊ अधिवेशन सुना होगा जिसमें नरम दल गरम दल एक साथ हो गए थे। ऐसे बहुत सारे अधिवेशन कांग्रेस के इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे कि इकलौता अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी वो था बेलगांव अधिवेशन 1924। तो कांग्रेस 1885 से लेकर 1947 तक हर साल अधिवेशन करती रही ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर एक अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, पर मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूँ इन अधिवेशनों का ईयर कहाँ हुआ था, अध्यक्ष कौन था, उसका महत्व कौन था, ये आप याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ से आता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये वाली जो लिस्ट है इसको ध्यान में रखिए, 1885 से लेकर के 47 के बीच में मैंने इंपॉर्टेंट वाले अधिवेशन दे दी हूँ। इनमें वर्ष के साथ स्थान आपको याद रखना है और स्थान के साथ आपको अध्यक्ष का नाम और महत्व याद रखना है, ठीक है। ये आपको बुक्स में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम बोल रहे हैं, जैसे 1907 आप देख रहे हो तो सूरत, रास बिहारी घोष उसके अध्यक्ष,
और उसका इंपॉर्टेंस ये है कि कांग्रेस नरम दल गरम दल में विभाजित हो गई। जैसे कि 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजुमदार अध्यक्ष, नरम दल गरम दल एक साथ आ गए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आ गई, ठीक है। उसके अलावा जैसे 1917 कलकत्ता, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी और इम्पोर्टेंस ये था कि पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो इनके अध्यक्षों के बारे में, पहला अध्यक्ष कौन, पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन, पहला क्रिश्चियन अध्यक्ष कौन, ठीक है। उसके अलावा पहला फारसी अध्यक्ष कौन, पहली महिला अध्यक्ष कौन, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन, ये पॉइंट्स कांग्रेस के अधिवेशनों से निकाल कर पूछता है। तो ये जो अधिवेशनों की जो लिस्ट है, ठीक है, इन्हीं से आपके कांग्रेस के अधिवेशनों के ऊपर के क्वेश्चन आते हैं। 4 चीजें आती हैं, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और उसका महत्व, ठीक है। वंदे मातरम कौन से अधिवेशन में गाया गया, तो आप देखोगे 1896 कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। पहली बार जनगण मन कौन से अधिवेशन में गाया गया, तो आप देख सकते हो 1911 कलकत्ता अधिवेशन। ऐसे करके आपके अधिवेशनों के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। एनी बेसेंट जैसे पहली महिला थी, सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी, तो वो कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो आप पढ़ेंगे 1925 कानपुर। ये हैं चीज़ें रटने वाली, समझ रहे हैं। तो कांग्रेस की स्थापना एक पॉइंट हो गया। उसके बाद कांग्रेस के इर्द गिर्द पूरा नेशनल मूवमेंट रचा गया, उसका मैंने ढांचा बताया आपको, 3 फेज, असली आपके आंदोलन वही है। और कांग्रेस के अधिवेशनों से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, हो सकता है 4 में से 1 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे दें, ठीक है। तो ये आपका मेन है। तो ये जो है ये वाली लिस्ट में कोशिश करूँगी लोग सही से डाउनलोड करें। लोग ऐसे ही यहाँ पे बैठते नहीं है क्या, बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतने मुश्किल से उस दिन 4-5 टॉपिक्स के मैंने इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट एक में पेस्ट करके दी थी, उल्टा के गलत वाला डाल दिया गया, ठीक है। अब मुझे इतना सारा फिर से मुझे रीअसेंबल करना पड़ेगा, तो कम से कम ये वाला सही डले। ये वाली लिस्ट आपको दे दूंगी मैं। 57 की क्रांति में वो जो नेताओं की लिस्ट है वो दे दूंगी, कांग्रेस की स्थापना वाली लिस्ट दे दूंगी, है ना। ऐसे करके 3-4 लिस्ट आज की PDF में दे दूंगी, मैं कोशिश करूंगी सही आपको जाए। तो आपके पास किताबों में ना भी हो, देखो ऐसा है कि मैंने आपको जो किताब बताई ना लूसेंट, उसमें सब मिल जाएगा। बट ये लिस्ट क्यों दे रही हूँ कि लूसेंट में बहुत सारे दिए हैं, कोको की बुक में भी बहुत सारे दिए, उसमें से मैंने छाट कर वो यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। बाकी जो 57 की क्रांति के नेता वगैरह वो हर जगह मिल जाएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो कोको की बुक, लूसेंट, बर्नवाल, मैक बुक, हर एक में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। और अब अपने से जो आपकी जो कल की क्लास होगी, आपका आज मेरे ख्याल से हेमंत सर की लास्ट क्लास है, बचा है उनका ना शायद, लास्ट है करके बोल रहे हैं ना। क्या पढ़ा रहे हैं हमें, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्लास होगी, तो कल मेरी क्लास होगी, तो उसमें मैं आप लोगों को ये जो स्वदेशी आंदोलन है, बंगाल विभाजन है, होम रूल आंदोलन है, ये वाले फेजेज हैं, घटनाक्रम जो है उनको थोड़ा समझाते जाऊंगी, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है। थोड़ा आपके सिक्वेंशियली ये रहेगा ना, हाँ इसका ये नेता था, यहाँ पे ये हुआ था, दांडी मार्च में ऐसा हुआ था, सविनय आंदोलन में ये हुआ था। तो आपकी मेरे ख्याल से 2-3 दिन क्लासेस और चलेंगी, उसमें हम इन्हीं चीज़ों को डील करने वाले, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है भाई। तो इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है ना, ये एक ही लाइन में है। देखो, राष्ट्रवाद के उदय के कारण कांग्रेस की संस्थाएं, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन और आपके तीनों चरण। इसके साथ मैं सिर्फ एक ही स्लाइड पेश कर देती हूँ आपकी, वो जो 57 की क्रांति के नेताओं के नाम थे, है ना। ठीक है भाई, ये नेताओं के नाम, संस्थाओं के नाम, स्थापना और ये 14 से लेकर 18 तक। मैं अभी नीचे जाके बोलती हूँ, लेकिन फिर से अच्छे से याद रख लेना ना, वो लोग गलत ना सेव करते, बोलना 14 से 18 तक मैडम बोलिए, 14 से 18 तक, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।